नमस्कार दोस्तों, मैं सांडिल अनुज पथ ज्योति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग संविधान के संशोधन के बारे में चर्चा करेंगे आपसे। मेनली प्रोसीजर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट का। आर्टिकल 368 में क्या प्रोविजन किया गया है, किन प्रक्रियाओं से होकर के संविधान का संशोधन किया जाता है, संविधान के संशोधन करने के तरीके क्या हैं, अमेरिका के संविधान में किस तरीके से संशोधन होता है। आज इन्हीं बातों पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन की संशोधन के बारे में प्रावधान करता है। प्रोविजन ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। किसी भी सोसाइटी में सर्कमस्टांसेस जो है वो चेंज होती हैं, और जिस समय कोई कानून बनाया जाता है उसके कंटेक्स्ट में, उस प्रसंग में कानून बना होता है। समय के साथ साथ प्रसंग बदलते हैं, कंटेक्स्ट बदलते हैं, और इस तरीके से कानून में भी परिवर्तन होना अपरिहार्य हो जाता है। यदि उसकी डायनेमिसिटी को यदि रोक दिया जाए तो समाज का विकास जो है वो अवरुद्ध हो जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिविंग डॉक्यूमेंट है, ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट है, और एज पर द सिचुएशन, एज पर द कंटेक्स्ट ये चेंज होता रहता है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमने अपने संविधान को उतना कठोर बनाया है जितना हम बना सकते थे, फिर भी परिस्थितियों के अनुरूप हमारे संविधान में संशोधन किया जा सकता है, अमेंडमेंट किया जा सकता है। यानी देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य बदलते हैं, और जिनके आधार पर संविधान का बदलना आवश्यक हो जाता है, तो ऐसी कोई मैकेनिज्म होना चाहिए जिसके आधार पर संविधान में परिवर्तन किया जा सके, संशोधन किया जा सके। संविधान में परिवर्तन दो तरीके से हो सकता है। यदि मैं मोड की बात करूं तो एक इनफॉर्मल मेथड से कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होते हैं, और दूसरा है फॉर्मल मेथड। इनफॉर्मल मेथड से भी संविधान परिवर्तित किया जा सकता है, और ये इनफॉर्मल मेथड जो है इनमें मेनली दो तरीके हैं जिसके द्वारा विदाउट चेंजिंग द टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेजियोलॉजी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिना इनको बदले हुए भी इनके अर्थ में, इनकी प्रासंगिकता में बदलाव किया जाता है। एंड दैट इज द फर्स्ट वन इज इंटरप्रिटेशन, यानी अर्थान्वय, निर्वचन। संविधान का निर्वचन इस तरीके से किया जाता है कि परिस्थितियों के अनुसार उनको उनके रूप में ढाल दिया जाता है, और ये काम हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होती है, वो संविधान के शब्दों को इस प्रकार निर्वचित करती है बिना उनके शब्दों में परिवर्तित किए हुए कि वह प्रसंग के अनुकूल हो जाता है, परिस्थितियों के अनुकूल हो जाते हैं। तो ये अमेंडमेंट जो होता है वो इनफॉर्मल होता है, ये स्लो मेटामॉर्फोसिस की कंडीशन है। यानी प्राइमा फेसी वर्ड्स में चेंजेस नहीं आते हैं, लेकिन
उनके अर्थान्वयन से उनमें बदलाव हो जाता है। और ऐसे बहुतेरे केस आप लोगों ने देखा है कि हमने जो वर्ड्स का इंटरप्रिटेशन देखा है, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किया है, उसके अर्थ अपने आप बदल गए। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो इंटरप्रिटेशन किया गया, जो AK गोपालन के केस से लेकर के मेनका गांधी के केस तक किया गया, तो आर्टिकल 21 का जो डायमेंशन है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया बाय द वे ऑफ इंटरप्रिटेशन विच वाज डन बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट विदाउट चेंजिंग द वर्ड। तो इस तरीके से भी संविधान में परिवर्तन हो सकता है, उनके अर्थों में परिवर्तन हो सकता है, और उनके अर्थ और प्रसंग जो है तत्कालीन परिस्थितियों के हिसाब से परिवर्तित कर दिए जाते हैं। नीड ऑफ द सिचुएशन, रिक्वायरमेंट ऑफ द सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग उनका इंटरप्रिटेशन होता है। और दूसरा, कन्वेंशन, प्रैक्टिसेस एंड यूसेजेस। ये भी जो दूसरा इनफॉर्मल मेथड है, कन्वेंशन के द्वारा, प्रैक्टिसेस के द्वारा, वह भी संविधान के अर्थ को बदल देते हैं बिना उनकी भाषा में परिवर्तन किए हुए, बिना उनके शब्दों में परिवर्तन किए हुए। और कन्वेंशन कभी कभी हमारे संविधान के वर्ड्स को नलीफाई कर देते हैं। और इसका एक एग्जांपल मैं आपको ये देता हूं कि हमारे जो कन्वेंशन है, जैसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो अपॉइंटमेंट होगा, वो अपॉइंटमेंट ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ही अपॉइंट किया जाएगा एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बट एज अ प्रैक्टिस, एज अ कन्वेंशन ये फॉलो किया जा रहा है। तो ये परिवर्तन जो संविधान में आपको दिखते हैं, जो कि कन्वेंशन के द्वारा, जो कि यूसेजेस के द्वारा, जो प्रैक्टिसेस के द्वारा, जो इंटरप्रिटेशंस के द्वारा बदलाव होते हैं, बहुत ही स्लो होते हैं, बहुत ही ग्रेजुअल होते हैं, ये ससेप्टेबल नहीं होते हैं, यानी आप परसीव नहीं कर सकते हो। लेकिन मैं आज आपसे जो बात करने जा रहा हूं वो फॉर्मल मेथड के बारे में बात कर रहा हूं, जो आर्टिकल 368 में बताया गया है। आर्टिकल 368 अमेंडमेंट के प्रोसीजर के बारे में बात करता था। ओरिजिनली देयर वाज अ प्रोविजन फॉर द प्रोसीजर ऑफ द अमेंडमेंट। अभी नहीं है, अभी इसकी फ्रेजियोलॉजी चेंज हो गई है। मैं ओरिजिनली बता रहा हूं, 26 जनवरी 1950 को जब आया था तो उसमें प्रोसीजर के बारे में बात की गई, प्रक्रिया क्या होगी संविधान की। तो संविधान में संशोधन यदि फॉर्मली हम देखें तो 3 तरीके से किया जाता है, बाय द ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस के द्वारा या लेजिस्लेचर प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। दूसरा जो है विशेष बहुमत के द्वारा संविधान में संशोधन किया जाता है, और तीसरा विशेष बहुमत और प्लस आधे या उनसे अधिक राज्यों के अनुमोदन के द्वारा, उनके विधानमंडलों के अनुमोदन के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। यानी हम क्लास के बारे में बात करें तो संविधान में 3 तरीके के प्रोविजन है जिनका अमेंडमेंट 3 तरीके से किया जा सकता है। जो लीस्ट सिग्निफिकेंट है, जो लेस सिग्निफिकेंस है, ऐसे प्रावधान उनको ऑर्डिनरी लेजिस्लेचर प्रोसेस के द्वारा, लेजिस्लेटिव प्रोसेस के द्वारा हम अमेंड कर सकते हैं। और इनके बारे में जो ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, इनके बारे में प्रावधान जो है वो आर्टिकल 368 में नहीं दिया गया, और इनका जो संशोधन होगा वो आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। मैं सारे प्रोविजन को डिस्कस करूंगा 1 बाय 1। दूसरा जो प्रोसीजर है वो स्पेशल मेजॉरिटी का है। स्पेशल मेजॉरिटी से उन प्रावधानों को जो वाइटल हैं, जो मटेरियल हैं, जो महत्वपूर्ण हैं, उन प्रावधानों का संशोधन जो है वो विशेष बहुमत के द्वारा होता है। और तीसरा जो फेडरल स्ट्रक्चर के हैं, संघीय व्यवस्था के हैं,
प्रावधान, उन्हें स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट और मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट, यानी ये 3 तरीके से हम फॉर्मली अपने संविधान को परिवर्तित कर सकते हैं। जब मैं आपको पहला लेक्चर पढ़ाया था, नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करा था कि हमारे संविधान की प्रकृति क्या है, तो हमने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेडरल है, और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तीसरा, इंडिपेंडेंस जुडिशरी, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वर्ड रिजिडिटी वर्ड जो है वो संविधान के संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बात करता है कि वेदर द प्रोसीजर ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इजी और अ डिफिकल्ट। इफ द प्रोसीजर इज इजी टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, तो यह माना जाएगा कि हमारा जो संविधान है वो फ्लेक्सिबल है, और यदि प्रोसीजर ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यदि डिफिकल्ट है, तो यह माना जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिजिड है। तो रिजिडिटी वन ऑफ द बेसिक फीचर्स ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी देश का संविधान जो है वो, संघीय संविधान जो है वो रिजिड होना चाहिए, यानी ऑर्डिनरली उसे अमेंड ना किया जा सके। फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड होता है। लेकिन इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये ना तो ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन की तरह फ्लेक्सिबल है, ना ही ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन की तरह रिजिड है। वी हैव अडॉप्टेड द परफेक्ट ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबल एज वेल एज अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो एडॉप्ट किया गया है उसे, वो एक मिश्रित भाग है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का। Neither it is as flexible as a British constitution nor as rigid as a constitution of United States of America. अमेरिका का संविधान रिजिड संविधान की श्रेणियों में आता है। 1787 को वहां का संविधान बना, 1789 को कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, एंड सिंस देन 1789 से लेकर के आज 2024 तक 27th अमेंडमेंट जो है वो किए गए। यानी इतने बड़े लाइफ स्पैन में कॉन्स्टिट्यूशन के 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और फर्स्ट 10 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुए थे वो 2 ही साल में हो गए थे, जिसके अंतर्गत वहां पे फंडामेंटल राइट्स को इनकॉर्पोरेट किया गया था, बिल ऑफ राइट्स को इनकॉर्पोरेट किया गया था। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल भी है, रिजिड भी है। अकॉर्डिंग टू द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमने उनके 3 क्लास को बनाए। मैंने आपसे पहले भी बताया कि जो लेस इंपॉर्टेंट, लेस सिग्निफिकेंट है, उन्हें ऑर्डिनरी मेथड से, लेजिस्लेचर जो प्रोसेस है लेजिस्लेटिव प्रोसेस से कर देंगे। जो मटेरियल है, इंपॉर्टेंट है, जो सिग्निफिकेंट है, उन्हें स्पेशल मेजॉरिटी से करेंगे। और थर्ड जो है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो फेडरल नेचर है, उसका अमेंडमेंट जो है वो स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट से करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताना चाहता हूं। ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस से ही अमेंड किया जा सकता है, और इसलिए उसे फ्लेक्सिबल माना जाता है, और इसलिए वहां पे जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है
और जो कंस्टिट्यूएंट प्रोसेस है उनके बीच में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, कोई फर्क नहीं, कोई भेद नहीं। एंड दैट्स वाई ये माना जाता है कि ब्रिटिश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल है, जबकि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में दो मेथड्स फॉलो किए जाते हैं, दो मोड है, मैनर्स हैं संविधान को परिवर्तित करने का। पहला जो तरीका है, फर्स्ट वन इज, वो इनिशिएशन का है, और जो दूसरा तरीका है वो रेटिफिकेशन का है। प्रोसीजर का जो फर्स्ट मेथड है वो आपका इनिशिएशन है, और इनिशिएशन जो है वहां कांग्रेस के 2/3 वोट्स के द्वारा उसका इनिशिएशन किया जाना होगा, इनिशिएट किया जाना होगा। यदि कोई संविधान को लाना है तो वहां की कांग्रेस, यानी कांग्रेस का मतलब पार्लियामेंट, हमारे यहां पार्लियामेंट शब्द का यूज होता है, उनके यहां कांग्रेस शब्द का। हमारे यहां अपर हाउस जो है वो राज्यसभा है, लोअर हाउस जो है वो लोकसभा है, हाउस ऑफ पीपल्स है। जबकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में अपर हाउस जो है वो सीनेट है, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है, हाउस ऑफ पीपल्स जो है, उनका लोअर हाउस है। तो प्रेजेंट और वोटिंग की 2/3 मेजॉरिटी के द्वारा किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को इनिशिएट किया जाता है, और 3/4 ऑफ द स्टेट्स लेजिस्लेचर के द्वारा उसका रेटिफिकेशन किया जाता है। दोनों डिजिट टफ है, यानी 3/4 ऑफ द स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, 3/4 राज्यों के अनुमोदन के बाद ही वह संशोधन संभव हो पाएगा, अन्यथा लैप्स कर जाएगा। तो ये टफ डिजिट है, और इसीलिए आज तक वहां पे जो संविधान का संशोधन हुआ है वो 27 टाइम्स हुआ है। तो मैंने आपसे कहा पहला जो मेथड है वो इनिशिएशन का है, इनिशिएट किया जाएगा, इंट्रोड्यूस किया जाएगा हाउस में, तो 2/3 मेजॉरिटी से उसे इनिशिएट किया जाएगा, और इनिशिएशन होने के बाद, वहां से पास होने के बाद से उसका जो रेटिफिकेशन है वो 3/4 ऑफ द स्टेट के द्वारा, आपके यहां का जो प्रोविजन है वो स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट, यानी आधे राज्यों, उनके यहां की राज्यों की संख्या जो है वो 3/4 है। तो वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिफिकल्ट है। हमने बताया कि हमारा संविधान उतना रिजिड नहीं है जितना कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है। तो मैं पहली बात कर रहा था आपसे कि फॉर्मल मेथड्स में ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस के द्वारा, यानी वो जो लिस्ट है जो हम आप जानते हैं, आर्टिकल 2 के अंतर्गत यदि आप कोई अमेंडमेंट करते हो, आर्टिकल 3 में यदि आप अमेंडमेंट कर रहे हो, तो ये जो संशोधन होगा वो संशोधन आपका साधारण तरीके से होगा, ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस के थ्रू होगा, और ये जो संशोधन होगा वो संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 2 आपको याद होगा, आर्टिकल 2 में इंट्रोडक्शंस और एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बात करता है, ऑफ द न्यू स्टेट विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इंडिया, यानी ऐसा कोई टेरिटरी जो इंडिया का भाग नहीं है, और यदि उसे इंडिया का पार्ट बनाना है तो आर्टिकल 2 के अंतर्गत आपको अमेंडमेंट करना होगा, वो इंडिया का पार्ट बनाना होगा आपको। और आर्टिकल 3 में यदि कोई एग्जिस्टिंग टेरिटरी है आपकी, उसमें यदि आप कोई चेंजेस करना चाहते हो, यानी जो बाउंड्रीज हैं उनमें आप चेंज करना चाहते हो, नेम ऑफ द स्टेट आप चेंज करना चाहते हो, दो स्टेट को मर्ज करना चाहते हो, स्टेट्स को डिवाइड करना चाहते हो, दो स्टेट्स बनाना चाहते हैं, और मोर देन 2 स्टेट्स बनाना चाह रहे हैं, तो ये जो संशोधन किया जा रहा है, और जिस संशोधन के तहत इन्हें अलग किया जा रहा है या मर्ज किया जा रहा है, उनकी बाउंड्री को चेंज किया जा रहा है, ये एरिया को चेंज किए बिना उनकी बाउंड्री
को चेंज किया जा रहा है विदाउट चेंजिंग द एरिया, नेम ऑफ द स्टेट्स। यदि कोई चेंजेस किया जाना है तो ऑर्डिनरी मेथड्स के द्वारा, ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस के द्वारा ही उसमें अमेंडमेंट किया जाएगा। और आपको यह पता है कि जब आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में यदि कोई परिवर्तन होता है तो शेड्यूल 1 में भी चेंजेस होंगे, शेड्यूल 1 में चेंज होगा और शेड्यूल 4 में भी चेंज होगा। शेड्यूल 1 याद आ रहा होगा आपको, जहां पे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात किया है। यदि जम्मू कश्मीर को आपने 2 यूटीज में चेंज किया है तो इसका मतलब शेड्यूल 1 अपने आप चेंज होगा। दमन और दीव और दादरा नगर हवेली को आपने मर्ज किया तो यहां पे 2 यूटीज को आपने मर्ज करके सिंगल यूटीज बनाया तो शेड्यूल 1 चेंज होगा। अभी वर्तमान में जो है 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज हैं। अब हम एक स्टेट्स को यदि डिवाइड करना चाहते हैं तो 29 स्टेट्स होंगे। इसका मतलब कि यहां पे यदि आप चेंज कर रहे हो तो ये अपने आप चेंज होगा। एंड अगेन ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स के बारे में बात करता है पार्लियामेंट के, यानी राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व के बारे में बात करता है। तो यदि स्टेट में चेंजेस हो रहे हैं तो जो नंबर ऑफ सीट्स है वो भी चेंज होगी, तो शेड्यूल 4 भी चेंज होगा। और जब आर्टिकल 4 पढ़ते हैं तो आर्टिकल 4 में बताया गया है कि जो बातें 3 के अंतर्गत संशोधित की गई हैं, 2 और 3 के अंतर्गत यदि कोई संशोधन किया है तो आर्टिकल 368 के अंतर्गत उसे संशोधन नहीं माना जाएगा। इसका मतलब कि आपने जो जम्मू और कश्मीर का अमेंडमेंट किया है, जम्मू और कश्मीर को 2 यूटीज में आपने डिवाइड किया हुआ है, यह संवैधानिक संशोधन के थ्रू नहीं हुआ है, यह ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस के थ्रू हुआ है। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंतर्गत इन्हें रीऑर्गेनाइज किया गया, जो 2019 में लाया गया था। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि आर्टिकल 2 और 3 ये ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस के द्वारा अमेंड किए जा रहे हैं। इसी तरीके से संविधान में और भी बहुत सारे प्रावधान हैं जो आप जानते हैं 169, 239 ए, यानी ये जो प्रोविजंस हैं, इन प्रोविजंस के थ्रू जो है 169, 239 ए के अंतर्गत ये जो प्रोविजंस है ये ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव मेथड्स के द्वारा ही जो है चेंज होते हैं और इन्हें संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाता है अंडर द 368। जब आप आर्टिकल 11 पढ़ते हैं, जैसे आपको जानना चाहिए, एक लिस्ट जो दी गई है आर्टिकल 11 के अंतर्गत, यानी सिटीजनशिप के बारे में यदि पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया है, अब ये बात थोड़ी सी समझने की है आपसे, अंडर आर्टिकल 11 जो सिटीजनशिप के बारे में बात करती है, पार्ट 2 जो है वो सिटीजनशिप के बारे में बात करता है, क्लियर है। 5 से लेकर के 11 आर्टिकल 5 to 11 जो है वो सिटीजनशिप के बारे में बात करता है, इज इट क्लियर। तो 11 ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि सिटीजनशिप को एक्वायर करने और सिटीजनशिप से डिप्राइव करने के मोड क्या होंगे और मैनर्स क्या होंगे विल बी डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट थ्रू द लॉ। तो यहां पे जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है, ये जो लॉ होगा ऑर्डिनरी मेथड्स के द्वारा बना गया है, साधारण बहुमत के द्वारा ही इसे पास किया जाएगा और ये संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा। और इसी आर्टिकल के अंतर्गत जो पावर दिया गया था, पार्लियामेंट को एम्पावर किया गया, जो 1955 में इंडियन सिटीजनशिप एक्ट को लाया गया। इसी तरीके से जब आप 124 पढ़ते हैं
ये याद आ रहा होगा 124 इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करता है, और वहां पे बताया है कि जब तक संसद कानून के द्वारा नंबर ऑफ द जजेस ऑफ द हाई सुप्रीम कोर्ट नहीं बढ़ा देता है तब तक ये संख्या 7+1 होगी। इसका मतलब कि यदि पार्लियामेंट ने, जो कि 56 में पार्लियामेंट ने लॉ ला करके इनकी संख्या को बढ़ाया था, तो ये जो लॉ ला करके नंबर ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बढ़ाया जा रहा है, ये जो लॉ आया हुआ है वो ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव मेथड्स के द्वारा आया है। ये साधारण मेथड, साधारण बहुमत के द्वारा इन्हें पास किया गया है। तो आर्टिकल 11 आप देख रहे हैं, आर्टिकल 124 देखते हैं आप। यहां पे आर्टिकल 137 में आपको बताऊं, 137 रिव्यू के बारे में बात करता है। सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट्स का रिव्यू कर सकता है, ये आपको पता है। बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द लॉ विच इज मेड बाय द पार्लियामेंट, यानी रिव्यू तो कर सकता है, लेकिन ऐसा जो रिव्यू होगा वो सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द लॉ विच इज मेड बाय द पार्लियामेंट। तो रिव्यू करने के लिए क्या मेथड होगा, क्या प्रोसीजर होगा, यदि पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया है उसका, तो सुप्रीम कोर्ट उस लॉ के अधीन रहते हुए उस जजमेंट को रिव्यू करेगा। तो यहां पे जो लॉ बना हुआ है वो लॉ साधारण बहुमत के द्वारा बनाया गया है, और यहां पे जो संशोधन किए जा रहे हैं, ये सारे संशोधन जो है वो साधारण बहुमत के द्वारा किया जा रहा है। ये ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है, ना कि कंस्टिट्यूएंट प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है। मैं आपसे जो बताना चाह रहा था, ये लेस इंपॉर्टेंट और लेस सिग्निफिकेंट, और इसलिए इन्हें साधारणतया ही संशोधित और परिवर्तित किया जाता है। तो दूसरा तरीका जो है वो विशेष बहुमत का है, यानी स्पेशल मेजॉरिटी से उन्हें अमेंड किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। तो जो क्लास 2 और 3 मैंने बताया था, यानी स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट, स्पेशल मेजॉरिटी क्लास 2 और क्लास 3 जो बता रहा हूं स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट, ये जो दो मेथड है ये अंडर आर्टिकल 368 के अंतर्गत है, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोसेस है, इस प्रोसेस के थ्रू ही संविधान को अमेंड किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। पहला प्रोसेस मैंने क्या बताया था, पहला प्रोसेस ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव मेथड, इसके बारे में प्रावधान 368 में नहीं दिया गया है, इसे हटा दीजिए। दूसरा तरीका क्या मैंने बताया, विशेष बहुमत, इसके बारे में प्रोविजन 368 में दिया गया है। तीसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया कि स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट, ये प्रोसीजर जो है वो आपके 368 में बताया गया है। पहला प्रोसीजर 368 में नहीं है, दूसरा और तीसरा जो क्लास है वो 368 का पार्ट है, जो आपको पढ़ना है 368 का अमेंडमेंट के बारे में, जहां पे बात किया गया है। मैं आपको बता दूं अमेंडमेंट का मतलब है क्या, संशोधन का क्या मतलब है, जो कि यूपीएससी में इस बार क्वेश्चन पूछा था आपसे। 3 वर्ड्स है, मैं कई बार ये बता चुका हूं, एंड वंस अगेन आई एम जस्ट रिपीटिंग माय वर्ड्स, कि 3 बातें बताई गई हैं, एडिशन है, वेरिएशन है और रिपील है। 3 वर्ड्स दिए गए हैं यहां पे। अमेंडमेंट मीन्स इट इंक्लूड्स वेरिएशन, एडिशन एंड रिपील, यानी उन्हें निरसित किया जा रहा है। यदि किसी प्रावधान को निरसित किया जा रहा है संविधान से, उसके लिए भी संविधान संशोधन करना पड़ेगा। किसी चीज को और प्रावधान को यदि ऐड करना है, तो ये जो एडिशन होगा वह भी अमेंडमेंट माना जाएगा।
यदि किसी प्रावधान में कोई वेरिएशन करना है, कोई बदलाव करना है, तो वह भी आपका अमेंडमेंट माना जाएगा। तो ये तीनों वर्ड्स जो है वो अभी इतना छोटा सा क्वेश्चन, यूपीएससी का क्वेश्चन 2024 में जो अभी आपने एग्जाम दिया है, वहां पे ये रखा हुआ है। और ये मैं पुराने लेक्चर्स में कई बार बात कर चुका हूं कि अमेंडमेंट मीन्स, याद कर लीजिए, एडिशन है, वेरिएशन है, रिपील है, नॉट डिलीट वर्ड नहीं दिया है, रिपील वर्ड दिया हुआ है। रिपील का मतलब होता है निश्चित करना। तो ये जो अमेंडमेंट है, एडिशन भी हो रहा है, अमेंडमेंट है, वेरिएशन भी हो रहा है, अमेंडमेंट है, और उन्हें रिपील किया जा रहा है किसी प्रावधान को, तो वह भी जो है आपका अमेंडमेंट माना जाए। देखिए, संविधान का जो संशोधन है जो 368 में बताया गया है, यह पार्लियामेंट के द्वारा ही किया जा सकता है। स्टेट लेजिस्लेचर इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है, भाग नहीं लेती, और स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा इसे बदला नहीं जा सकता है। तो ये पावर जो है वो सोली जो है वो पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट में दो हाउसेस हैं, आपको पता है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स है और हाउस ऑफ पीपल्स है, लोकसभा और राज्यसभा। तो ऐसा जो विधेयक है, ऐसा जो बिल है, वो आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, यानी संविधान के संशोधन के संबंध में यदि कोई विधेयक लाना है तो उसे किसी भी सदन में लाया जा सकता है, आइदर इन लोकसभा और इन राज्यसभा, या उसे राज्यसभा या लोकसभा जिसमें भी इंट्रोड्यूस किया जाना है वो इंट्रोड्यूस किया जाना है। तो आपने विधेयकों के बारे में पढ़ा होगा, बिल के बारे में पढ़ा है। बिल का मतलब होता है प्रपोज्ड लेजिस्लेशन, यानी जो लेजिस्लेशन है वो प्रपोज्ड है, उससे पास होना है। तो बिल इज अ प्रपोज्ड लेजिस्लेशन, और यदि इस प्रपोज्ड लेजिस्लेशन में कॉन्स्टिट्यूशंस के एडिशन के, वेरिएशंस के और उनके रिपील के बारे में प्रोविजन है, तो ऐसा जो बिल है वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कहलाता है। तो कभी कभी यूपीएससी आपसे ये क्वेश्चन पूछती है कि बिल संख्या कौन सी है, अभी एक्ट की बात नहीं कर रहे। ये एक बार क्वेश्चन मैंने देखा था कि नंबर्स में पूछा गया था कि बिल कौन सा है। तो संविधान के संशोधन के संबंध में, यानी 3 शब्द वाले यदि कोई प्रावधान संविधान में बदलने वाले यदि कोई प्रावधान और कोई बिल यदि किसी भी सदन में लाया जा रहा है, तो ऐसा जो विधेयक होगा वो संवैधानिक संशोधन विधेयक माना जाता है। संवैधानिक संशोधन विधेयक को, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के लिए कोई बिल है, वो किसी भी सदन में लाया जा सकता है और इसे दोनों सदनों से पास होना है। यदि किसी भी सदन के द्वारा ये पास नहीं हुआ उस मेजॉरिटी से जो रिक्वायर्ड है, तो ऐसी स्थिति में ऐसा जो बिल है वो लैप्स कर जाता है। इस पर ज्वाइंट सीटिंग का प्रोविजन नहीं है। आर्टिकल 108 के अंतर्गत जो ऑर्डिनरी बिल, जो साधारण विधेयक होते हैं, उस पर जो संयुक्त बैठक का प्रावधान होता है वो संवैधानिक संशोधन विधेयकों में नहीं होता है। तो 2-3 चीजें मैंने आपको बताई जो इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना है। पहली चीज कि संविधान के संशोधन के संबंध में यदि कोई विधेयक है तो संवैधानिक संशोधन विधेयक है। दूसरी चीज, संवैधानिक संशोधन विधेयक को किसी भी सदन में लाया जा सकता है, संसद के। तीसरी चीज, इनके बारे में आर्टिकल 108 के अंतर्गत जो ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन है वो एप्लीकेबल नहीं है, यहां पे लागू नहीं होता है। विधेयक के बारे में आपने पढ़ा होगा, हमारे आदरणीय सर ने पार्लियामेंट के बारे में बहुत बेहतरीन लेक्चर्स दिए हुए हैं, जो कि आपको यूट्यूब पे पथज्योति के चैनल्स पे मिलेंगे। आप वहां विजिट करिएगा, और यदि आपको कोई डाउट है तो जरूर आप क्वेश्चन करिएगा, एंड अगेन आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। ये जो प्रोविजंस है इन्हें आप समझिए।
यानी गवर्नमेंट बिल क्या होते हैं, नॉन गवर्नमेंट बिल क्या होते हैं, या प्राइवेट मेंबर बिल क्या होते हैं, ऑर्डिनरी बिल क्या होते हैं, फाइनेंस बिल क्या होते हैं, मनी बिल क्या होते हैं, या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है वो क्या है। तो मैंने इन जनरल मैंने आपको इंसाइट थोड़ा सा बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के बारे में। अब 368 का क्लास 1 एंड क्लास 2 के बारे में बात करता है। क्लास 2 में कुछ प्रोवाइजो दिए गए हैं और ये फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है और ये इंटेंस्ड प्रोसीजर को फॉलो करना होता है। यहां इन प्रावधानों के अंतर्गत यदि आपको संशोधन करना है तो स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट, नॉट लेस देन हाफ ऑफ द स्टेट, हाफ ऑफ द स्टेट और मोर देन द हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन होना जरूरी है। और ये प्रोसीजर जो है वो टफ प्रोसीजर है और इसीलिए माना जाता है कि भारत का संविधान जो है वो कठोर संविधान भी है। मैं आपसे बात कर रहा हूं उन प्रावधानों को जिनको इन प्रोसीजर से होकर के गुजरना होगा तभी वो संशोधित हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो पहला जो प्रोविजन है ये आपको याद रखना है जो 368 के क्लॉज 2 के प्रोवाइजो में दिए गए हैं। पहला प्रोवाइजो जो है आपका द फर्स्ट वन इज वो कहता है कि आर्टिकल 54 एंड आर्टिकल 55 में यदि आप कोई अमेंडमेंट करना चाहते हो, यानी भारत के संविधान के 54 और 55, 54 एंड 55 में यदि कोई संशोधन करना है तो आपको ये मेथड फॉलो करना पड़ेगा, क्लास 3 फॉलो करना पड़ेगा। क्लास 3 क्या कहता है? स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेशन। उन राज्यों के विधानमंडलों के अनुमोदन के बाद ही वो प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा और प्रेसिडेंट की असेंट मिलने के बाद ही वो एक्ट हो सकता है, वो संशोधन संभव हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। तो आर्टिकल 54 आपने पढ़ा हुआ, इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में बात करता है ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट जो है उनका इलेक्टोरल कॉलेज क्या होगा, कौन उनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, कौन उन्हें वोट करेगा। ये जो कॉलेज मिलकर के बना हुआ है, जो इलेक्टोरल कॉलेज बना है, उनमें कौन शामिल है। यदि इसमें आप कोई परिवर्तन करना चाहते हो तो आपको इस मेथड यानी क्लास 3 के मेथड से आपने संशोधन करना होगा। सिंपल सी बात है। आपको यह पता है कि 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा दिल्ली में विधानमंडल का गठन किया गया और दिल्ली के विधानमंडल में जो इलेक्टेड मेंबर हैं ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, जो एमएलए हैं, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। ये 70वें संविधान संशोधन के द्वारा 70 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ये प्रोविजन किया गया। तो दिल्ली विधानमंडल के सदस्यों को इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट बनाना था, इसलिए 70वें संविधान संशोधन को लाना पड़ा। तो इसी तरीके से यदि आप लक्षद्वीप में यदि कोई विधानमंडल बनाते हैं और उस विधानमंडल के सदस्य को आप जोड़ना चाहते हो कि वो प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट बने, तो डेफिनेटली यू हैव टू गो थ्रू बाय दिस प्रोसीजर, और कोई तरीका नहीं है, नथिंग एल्स। अंडमान निकोबार में यदि आप विधानमंडल बनाते हैं और उन विधानमंडल के सदस्यों को, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, और उन्हें लगता है आपको कि वो पार्टिसिपेट करेंगे, इलेक्टोरल कॉलेज के पार्ट होंगे, तो आपको संवैधानिक संशोधन करना पड़ेगा। और कौन सा? क्लास 3। क्लास 3 क्या कहता है? स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट, यानी आर्टिकल 54 में आपको यह संशोधन करना है। मैनर, जो आर्टिकल 55 में बताया गया है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शंस का मैनर क्या होगा, मैंने आपको बताया था जब प्रेसिडेंट पढ़ा रहा था। तो इनका जो मैनर है वो क्या है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा, आनुपातिक यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल मेथड। ये आपको नहीं समझ में आया है तो आप लास्ट लेक्चर में जाकर के पीछे देखिए कि वीडियो में मैंने पूरा समझाने का प्रयास किया है।
कि क्या मेथड होता है, क्या मैनर होता है उनके इलेक्शन का, सिंगल ट्रांसफरेबल मेथड्स क्या होता है जो कि आयरलैंड से लिया गया था, वो पूरा मैंने वहां पे समझाया। तो ये मेथड आप चेंज करना चाहते हो कि इस मैनर से अब नहीं होगा इलेक्शन, यानी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो है आपकी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम जो है बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल मेथड्स, इफ यू वांट टू चेंज दिस मेथड कि आप प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होगा वो डायरेक्ट होगा, तो आपको 55 में यदि अमेंडमेंट करना है तो आपको गो थ्रू होना पड़ेगा, इस प्रोसीजर से जाना होगा आपको। तो मैंने आपको 54 और 55 बताया फेडरल स्ट्रक्चर, और इसमें यदि आपको संशोधन करना है तो संशोधन करने के लिए आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। एंड अगेन द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड स्टेट, जो संघ और राज्य की कार्यपालिकी शक्ति का विस्तार है, यदि इसमें कोई परिवर्तन करना चाहते हैं आप, यानी आर्टिकल 73 एंड आर्टिकल 162 में यदि कोई संशोधन करना है तो आपको तीसरा क्लास फॉलो करना पड़ेगा, यानी स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट, ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। एंड अगेन जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, यानी आर्टिकल 124 से लेकर के 147 और 214, 214 से लेकर के 231 तक यदि आप कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, परिवर्तन, चेंज, अमेंडमेंट, वेरिएशंस, एडिशन और रिपील, यदि आप ऐसा करना चाहते हो तो फिर आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। 7th शेड्यूल में यदि आप कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, कोई अमेंडमेंट करना चाहते हैं, तो आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। आर्टिकल 368 इटसेल्फ में यदि कोई अमेंडमेंट चाहते हैं तो आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। आर्टिकल 279A जीएसटी काउंसिल में यदि कोई अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। यदि सेंटर स्टेट रिलेशन पार्ट 11 में पढ़ाया था, सेंटर और स्टेट रिलेशन पार्ट 11 में है, और सेंटर और स्टेट रिलेशन में मैंने 3 रिलेशन की बात करी थी। पहला लेजिस्लेटिव रिलेशन, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन एंड थर्ड वन इज द फाइनेंशियल रिलेशन। इनको दोनों को हटा दीजिए। यदि लेजिस्लेटिव रिलेशन में यानी 245 से लेकर के 255 के बीच में यदि आप कोई अमेंडमेंट करना चाहते हो तो आपको थर्ड क्लास के अमेंडमेंट को, यानी 368 में जो स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट है, उस प्रोसीजर को फॉलो करना होगा, तब उसमें संशोधन संभव है। और पार्लियामेंट में स्टेट का रिप्रेजेंटेशन में यदि कोई चेंज करना चाहते हैं तो आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना होगा। यानी ये इतने प्रोसीजर जो मैंने आपको फेडरल स्ट्रक्चर्स के बताए, ये स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट है। और जो ऑर्डिनरी मेथड से बताया था, आर्टिकल 2 है, आर्टिकल 3 है, 239A है, 124, 137, आर्टिकल 11 एंड सो ऑन सो फोर्थ, और भी हैं। इनको और इनको दोनों को माइनस करने के बाद जो रिमेन्स आर्टिकल है, यदि उसमें कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, जो मटेरियल है, जो इंपॉर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण है, यदि इसमें कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको स्पेशल मेजॉरिटी से उन्हें संशोधित करना होगा। और स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब क्या है, विशेष बहुमत का क्या मतलब है? जो उपस्थित, उस सदन में उपस्थित और मत देने वाले लोग हैं, प्रेजेंट एंड वोटिंग की 2/3 मेजॉरिटी विच इज नॉट लेस than that of the total majority of that house, उस सदन के बहुमत से कम नहीं होनी चाहिए। क्या कम नहीं होना चाहिए? प्रेजेंट एंड वोटिंग की 2/3 मेजॉरिटी, यानी प्रेजेंट एंड वोटिंग की 2/3 मेजॉरिटी, ये मान लीजिए लोकसभा में लाया गया है, तो लोकसभा की जो मेजॉरिटी है उससे ये संख्या कम नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज उस हाउस से वो पास नहीं हो सकता है। दैट इज अ स्पेशल मेजॉरिटी। तो 368 जो है वो प्रोसीजर की बात करता है, और
एडिशन कर सकता है, वेरिएशन कर सकता है और रिपीट कर सकता है। कैसे कर सकता है? 3 तरीके से कर सकता है। तो क्या तीनों तरीके 368 में है? आंसर इज नो। पहला तरीका जो ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव मेथड्स को फॉलो करते हुए, प्रोसीजर को फॉलो करते हुए अमेंड करता है, वो 368 का पार्ट नहीं है। 368 में सिर्फ 2 बातें बताई गई हैं। पहला, जो स्पेशल मेजॉरिटी से अमेंड किया जा सकता है, और दूसरा, जो स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट से किया जा सकता है। तो ऐसा जो संविधान संशोधन विधेयक है वो कहां लाया जा सकता है? तो आंसर किसी भी सदन में लाया जा सकता है, संसद के, लोकसभा या राज्यसभा में। तो 368 में जो बताया गया है वो कैसे होगा? स्पेशल मेजॉरिटी से होगा या स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट होगा। तो स्पेशल मेजॉरिटी क्या है? स्पेशल मेजॉरिटी उपस्थित और मत देने वाले सदस्य, यानी प्रेजेंट एंड वोटिंग की 2/3 मेजॉरिटी जो उस सदन के बहुमत से कम ना हो, पास होना चाहिए। और लोकसभा से पास हो गया तो राज्यसभा में, और राज्यसभा से पास हो गया तो प्रेसिडेंट के असेंट के लिए, और असेंट के बाद वह जो है एक्ट बनता है। यदि एक सदन से पास हो गया और दूसरे सदन से पास नहीं हो पाया तो अब ये जो बिल है वो लैप्स कर जाएगा। क्या इस पर 108 के अंतर्गत ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन है? आंसर इज नो, नहीं किया जा सकता है। ज्वाइंट सिटिंग यहां पे नहीं है। तो ये जो प्रावधान थे आपके, वो संविधान के संशोधन के बारे में बताए गए। यहां पे क्वेश्चन जो रेज करता है, क्वेश्चन जो उठाया जाता है कि क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को जो पार्ट 3 में इंश्राइंड है उन्हें अमेंड कर सकता है या नहीं? ये एक फुल लेक्चर का कॉन्सेप्ट है। Whether the parliament has a power to amend the fundamental right or not, ये इंटरव्यू में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको हम लोग थ्रू द केस लॉ स्टडी करेंगे और प्रेजेंट में इनकी सिचुएशन क्या है और वर्तमान में कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं। सबको पता है 106 सो फार टुडे, आज तक 106 संविधान का संशोधन किया जा चुका है। तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो अमेंडमेंट है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। एक लेक्चर मेरा जो है वो फंडामेंटल राइट्स के अमेंडमेंट पर होगा कि फंडामेंटल राइट्स का अमेंडमेंट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो जो पहला केस आया, ये क्रोनोलॉजी है, इन्हें याद करना होता है। पहली जो केस थी वो शंकरी प्रसाद देव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दूसरा सज्जन सिंह का केस है, तीसरा गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब राज्य का केस है, चौथा केशवानंद भारती का केस है, पांचवा मिनर्वा मिल्स का। केसेस बहुत सारे हैं, लेकिन इन 5 केसों को पढ़ने से आपकी एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी, डेवलप होगी कि फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया और भारत के संविधान के लागू होते ही आपको फंडामेंटल राइट्स मिल गए, जो कि 12 से लेकर के 35 तक में पार्ट 3 में उल्लिखित है। कुछ सिटीजन्स को, कुछ सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स को मिले हुए। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये आप पे है। ये फंडामेंटल राइट स्टेट के अगेंस्ट है। फंडामेंटल राइट्स ये था कि आप अपनी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हो, आप अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकते हो, आप प्रॉपर्टी को रेस्टोर कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ये आपका फंडामेंटल राइट है। और इंडिया वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट को लेकर के चलता है। यानी जब संविधान लागू हुआ तो आर्टिकल 38 में पढ़ते डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कि इंडिया कैसा स्टेट होगा? वेलफेयर स्टेट होगा। वेलफेयर स्टेट, इसका मतलब कि स्टेट
कि मैं यदि बात कर रहा हूं और फंडामेंटल राइट्स में और डीपीएसपी में हूं, तो स्टेट का मतलब चार चीजें: सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट; स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर; लोकल अथॉरिटीज एंड अदर अथॉरिटी। तो ये चारों क्या है? स्टेट है। स्टेट जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट में काम करेगा, वेल बीइंग्स के लिए काम करेगा, लोगों के हित के लिए कार्य करेगा। और लोगों का हित कब होगा? लोगों का हित कब होगा कि जब जो हमारे संसाधन है उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो सभी को, जो हमारे मटेरियल रिसोर्सेज है, जो फिजिकल रिसोर्सेज है, उनका कंसंट्रेशन ना हो। तो वेलफेयर के कॉन्सेप्ट्स को लागू करना था। और आपको ये पता है कि जिस समय इंडिया इंडिपेंडेंट होती है उस समय आपके यहाँ जो व्यवस्था है, रैयतवाड़ी व्यवस्था, आपके यहाँ महालवाड़ी व्यवस्था, परमानेंट सेटलमेंट यानी जमींदारी की व्यवस्था है, रैयतवाड़ी की व्यवस्था है, लोगों के पास हजारों बीघे खेत, यानी कंसंट्रेशन है फिजिकल रिसोर्सेस पे। उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, उसे एलोकेट किया जा रहा है, क्योंकि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में बताया गया है, ये प्रोविजन किया गया है कि उनका संकेंद्रण किसी एक हाथों पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को लेकर के चलते, जो कि ऑब्जेक्टिव है। शायद मेरी बातें थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही हो, आप घूम रहे हो, घूमने की जरूरत नहीं है, सारी चीजों को कनेक्ट करिए आप। मैं आपको ले आना चाह रहा हूं उन्हीं प्रावधानों पर जिनके लिए जरूरत पड़ी संविधान के संशोधन की। मैंने आपसे कहा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिविंग डॉक्यूमेंट है, वो अपने आप को चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट है। इस तरीके का डॉक्यूमेंट जनरली आपको नहीं दिखेगा कि जो परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को बदले। यहां ये आवश्यक हो गया कि ऐसे लैंड रिफॉर्म्स लॉ लाए जाए जिनमें एक सीलिंग और जिसमें एक लिमिट से जो है वो प्रेस्क्राइब किया जाए कि लोगों के पास अधिकतम भूमि रह सकती है। तो उसके लिए लैंड रिफॉर्म्स एक्ट्स और रेगुलेशंस लाए गए। चूंकि ये बात जो एक्ट था और जो रेगुलेशन था ये आपके फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट था, क्योंकि एक तरफ फंडामेंटल राइट आपको ये कहता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, जबकि ये जो लॉ है वो आपकी प्रॉपर्टी को लेने की बात करता है। यानी इनकंसिस्टेंट हो गए आपके फंडामेंटल राइट वर्सेस लीगल राइट। तो अक्सर आपने ये पढ़ा है कि यदि लीगल राइट और फंडामेंटल राइट में यदि कोई इनकंसिस्टेंसी है तो फंडामेंटल राइट प्रिवेल करेगा, वाइटल राइट है। तो उसके लिए आर्टिकल में इनकंसिस्टेंसी आ गई, जो कि आर्टिकल 13 में मैंने आपको पढ़ाया था। क्लॉज 2 कहता है कि स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ, कि राज्य जैसा कोई कानून नहीं बना सकता है विच इज इनकंसिस्टेंट टू द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इफ इट इज इनकंसिस्टेंट। यदि वह इनकंसिस्टेंट होगा तो वाइड टू दैट एक्सटेंट, वो वाइड हो जाएगा, बी वाइड। तो एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में यदि कोई कानून राज्य बनाएगा तो वो शून्य हो जाएगा, और दूसरी तरफ कानून बनाए जा रहे हैं कि वो आपकी लैंड को एक्वायर करेंगे, जो कि आपका फंडामेंटल राइट है। तो ये इनकंसिस्टेंसी जो आई, ये डिफिकल्टीज को क्रिएट किया और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लाना पड़ा। और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 9th शेड्यूल को जोड़ा गया। 9th शेड्यूल और आपको पता है कि 9th शेड्यूल फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड जितने भी लॉज थे, ये एक ऐसा गुल्लक था कि इसमें ला करके डाल दिया जाता था तो जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता था उनका।
यानी जुडिशरी उन्हें देख नहीं सकती थी, यानी उसका रिव्यू नहीं किया जा सकता था, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं किया जा सकता था। जैसे गुल्लक में पैसा डाल दो तो फिर वो दिखता नहीं है। तो उसी तरीके से लॉ बनाए गए लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड और सीधे ला करके उसे पिग्गी बैंक में रख दिया गया, यानी 9th शेड्यूल में। तो दिस फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वाज चैलेंज्ड